नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। करनाल में किसानों ने डेरा डाल लिया है। दरिया बिछ गई हैं, लंगर लग गए हैं और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो मिनी सचिवालय के सामने से नहीं हटेंगे। करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय का घेराव करके बैठे किसानों ने रात 10 बजे सचिवालय के गेट के बाहर सड़क पर ही सोने के लिए दरियां बिछा ली। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चिढ़ूनी समेत तमाम नेता धरने पर जम गए हैं। रात 10:30 बजे किसानों ने यहां डीजे का भी इंतजाम कर लिया। मिनी सचिवालय का घेराव करने के बाद किसानों ने यहां पक्का टेंट लगाने का फैसला किया था, मगर रात ज्यादा हो जाने की वजह से टेंट का इंतजाम नहीं हो पाया। वहीं किसानों के जमावड़े को देखते हुए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उधर सरकार ने करनाल जिले में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई रोक 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। अब करनाल जिले में बुधवार रात 12 बजे तक सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट और बल्कि SMS सेवाएं सस्पेंड रहेंगी। हालांकि करनाल की सीमा से लगते पानीपत, कुरुक्षेत्र, जिंद और कैथल जिलों में इंटरनेट और बल्क SMS सेवा मंगलवार रात 12 बजे से बहाल कर दी गई। आज प्रदर्शनकारी किसानों का अगला कदम क्या होगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी ममता बनर्जी आज से प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने की कोशिशों में लगी ममता आज दोपहर करीब 3:30 बजे चेतला के अहिंद्र मंच से कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगी और चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। इसको लेकर भवानीपुर की दीवारों पर खेला होबे के नारे लिखे जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए भवानीपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। यानी कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कांग्रेस किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। वहीं ममता बनर्जी भी नंदीग्राम जैसा रिस्क भवानीपुर में नहीं लेंगी, क्योंकि उन्हें इस उपचुनाव में जीतना जरूरी है, वरना उनकी सीएम पद की कुर्सी पर खतरा हो सकता है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में प्रचार करेंगे। कल अयोध्या से अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने वाले ओवैसी आज सुल्तानपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे जिले के बाईपास पर स्थित ओदरा इलाके में उनका कार्यक्रम है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए आज सुल्तानपुर पहुंचेंगे। कई जगह कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की है। अगर सीएम योगी की विजिट की बात की जाए तो वे पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने इस बात की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी हाईकमान के सामने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटों का दावा पेश किया है। हालांकि इस पर फैसला बाद में होगा। निषाद ने कहा है कि बीजेपी हाईकमान ने निषादों की 17 उपजातियों को आरक्षण दिए जाने से संबंधी अन्य प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। मैंने उन्हें डाटा दिया कि हम 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल्य था, उसमें हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं, वहाँ हमारी कमेटियां हैं। हम सब ब्लॉक 826 ब्लॉकों में हमारे वर्कर्स हैं, तो सब बताए। लेकिन हमने बताया कि बहुत ज़्यादा सीटें 160 सीटों पर निषाद बाबू ने 70 सीटें, तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर एक पर चर्चा हो रही। निषाद ने बीजेपी आलाकमान से चर्चा की और अपनी पार्टी की ताकत के हिसाब से सीट शेयरिंग सिंबल पर बातचीत की है। हालांकि बीजेपी उसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देती है, ये तो वक्त ही बताएगा।
डॉक्टर निषाद ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें भाजपा ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके, यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। किसी पार्टी के दो बड़े नेताओं की आपसी खींचतान क्या उस दल के लिए फायदेमंद हो सकती है? इस सवाल का कांग्रेस के लिए जवाब है हाँ, और ये हम नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर और पीसीसी चीफ सिद्धू में कई मुद्दों पर विवाद देखा गया है, और उसी को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में रावत ने कहा है कि अगर ये जारी रहता है तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा। आप खुद भी सुन लीजिए। कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके, यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। पहले सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों की पंज प्यारों से तुलना कर विवादों में फंसे हरीश रावत ने फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी या फिर रावत ही बता सकते हैं कि जिस राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हों, वहां पर सत्ताधारी दल के दो बड़े नेताओं की गुटबाजी कैसे पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जेल भेज दिया गया है। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि नंद कुमार बघेल को कोर्ट ने जमानत लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। वो भी जान लीजिए कि आखिरकार नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिसका वोट उसी की सरकार। ब्राह्मण विदेशी हैं, जिस तरह अंग्रेज यहाँ से गए वो भी जाएंगे। ब्राह्मण सुधर जाएं या तो जाने के लिए तैयार रहें। इस बयान के बाद 86 साल के नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। रायपुर पुलिस ने नंद कुमार बघेल को आगरा से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें रायपुर लेकर आई और मजिस्ट्रेट जनक कुमार हिडको की कोर्ट में पेश किया। उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने दावा किया है कि नंद कुमार बघेल के कहने पर ही उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की थी। अब नंद कुमार पटेल को 21 सितंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तालिबान ने आखिरकार अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबान कैबिनेट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकी हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि इस पद के लिए पिछले 20 दिनों से चर्चा में सबसे आगे रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान की नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाले दो नाम भी शामिल हैं। इसमें कुख्यात आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सरगना को अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि रक्षा मंत्री के रूप में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की ये नई सरकार देश को किस कदर चलाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान की हालत काफी खराब है। काबुल में कल लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में तिरंगा लहराने वाले मेडलिस्ट का आज सम्मान किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक शाम 4 बजे दिल्ली के अशोका होटल में कार्यक्रम में पैरालंपियंस को सम्मानित करेंगे। दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें सबसे पहले भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद निषाद कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल, अवनी लेखरा ने 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल और 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो वहीं जेवलिन थ्रो में सुमित अंटिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिहराज अढाना ने 10 मीटर शूटिंग में पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 50 मीटर शूटिंग में अढाना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मरियप्पन थंगवेलू ने भी हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल, तो प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला है। वहीं मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ही सिल्वर मेडल जीता है। तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है।
वहीं कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऐसे में खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस पर शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश से जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई में भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर तेज बरसात के चलते कई जगह पानी भर गया। मौसम विभाग ने और बारिश का अनुमान जताया है। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी में भी हैवी रेन से स्थिति बिगड़ी हुई है। साउथ कोलकाता के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से घरों में पानी घुस गया है और सड़कें भी लबालब हो गई हैं। तेलंगाना के सिरसिला में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते कई जगह जल जमाव हो गया। सिरसिला कलेक्टर ऑफिस में भी पानी घुस गया है। और अब आपको वो खबरें हम दिखाएंगे जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सभी जरूरी सावधानी बरतते हुए ज्यादातर राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोला जा चुका है, तो कुछ राज्यों में इसे खोले जाने की तैयारी की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर कम होने के बाद 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पहली से 8वीं तक की क्लासेस शुरू होने का अब भी इंतजार किया जा रहा है। इस बीच 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ी जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया ने बताया, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल कब खोले जाएंगे। दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए ईमेल के जरिए पेरेंट्स से सुझाव मांगे गए थे। 70% से अधिक पेरेंट्स का मानना था कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए। बाकी ने भी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के सुझाव भेजे थे। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां निकाली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी भारतीय डाक विभाग में है। डाक विभाग ने यूपी में ग्रामीण सेवक के 4000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जारी है। जीडीएस भर्ती 2021 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 सितंबर है। वहीं भारतीय नौसेना में अप्रेंटिस की 230 वैकेंसी निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 1 अक्टूबर तक किया जा सकता है। नौसेना के यार्ड में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2021 है। भारतीय वायुसेना ने नोटिफिकेशन जारी कर 174 पदों पर आवेदन मंगाए हैं। इन पदों के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, एलडीसी, स्टोर कीपर, पेंटर, सुपरिटेंडेंट और अन्य पद शामिल हैं। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। मौजूदा समय में गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मूल वेतन में 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। मौजूदा समय में गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मूल वेतन या पेंशन पर 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। वहीं अभी ने कुल 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर हो गया है। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले के बाद यह कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार के मुताबिक ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। गुजरात सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के इस फैसले से राज्य के 9,61,000 कर्मचारियों को और 4,05,000 पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। वहीं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकार के खजाने के ऊपर हर महीने 378 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद आयोजित होने वाले ऑफलाइन कृषि मेले के दौरान किसानों को अलग अलग फसलों की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। मेले में बिक्री के लिए यूनिवर्सिटी के पास अलग अलग फसलों की उन्नत किस्मों के करीब 9,000 क्विंटल बीज मौजूद हैं। इसे किसानों को मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जरिए विकसित की गई सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
किसानों को मेले के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया है, जो किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। इस दौरान किसानों को फसलों की विकसित किस्मों और तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही क्विज सेशन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान अपनी फसल संबंधी समस्याओं का बेहतरीन तरीके से समाधान हासिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी के गोंडा में जल्द महिलाओं को किराए पर कमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार उनके लिए हॉस्टल बनाएगी। रोजगार के सिलसिले में तमाम महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। उन्हें काम तो मिलता है, लेकिन सुरक्षित ठिकाना तलाशने में मुश्किल होती है। कामकाजी महिलाओं की इस समस्या के समाधान को लेकर ही सरकार ये कदम उठा रही है। सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए देवी पाटन डिवीजन हेडक्वार्टर पर सिंगल वर्कर महिला हॉस्टल बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। हॉस्टल में कमरे के साथ ही डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम, किचन और स्टोर रूम की सुविधा भी होगी। कामकाजी महिलाएं 3 साल से अधिक समय तक हॉस्टल में रह सकेंगी। खास बात यह है कि मां पर निर्भर छोटे बच्चे भी हॉस्टल में रह सकेंगे। फिलहाल जमीन को लेकर कवायद चल रही है, ताकि जल्द से जल्द हॉस्टल का काम शुरू हो सके। और चलिए इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, करनाल मिनी सेक्रेटरिएट के सामने एक किसान लगातार डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत धरना स्थल पर अभी भी मौजूद हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट पर धरना चलाने का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि अपने कपड़े, खाने का सामान सब उन्होंने करनाल मंगवा लिया। IAS आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। आयुष सिन्हा ने किसानों पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद से किसान लगातार नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार। बिल्कुल, आयुष सिन्हा ने जो किसानों पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, कपड़े खाने का सामान भी टिकैत ने करनाल मंगवा लिया है और कह रहे हैं कि मिनी सेक्रेटेरिएट पे ही मैं धरना चलाऊंगा। क्या तस्वीर है अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये हैं कि पूरी रात जो है राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चढ़ूनी और तमाम बड़े नेताओं के साथ तकरीबन 400 से 500 जो किसान हैं वो जो डीसी ऑफिस है, उपायुक्त कार्यालय, उसके बाहर बैठे रहे। और अभी भी सुबह के वक्त जो है तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं। बीच में जरूर उठकर इधर उधर गए तमाम नेता अपने काम के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर बैठे हैं, ये मिनी सेक्रेटेरिएट जहाँ है, ये सेक्टर 12 है करनाल का, और यहाँ पर तकरीबन 40 सरकारी ऑफिस हैं, करीब 20 जो है वो बैंक हैं और इसके अलावा कई प्राइवेट ऑफिस हैं। और लोगों को डर है इस बात का कि जिस तरीके से दिल्ली में महीनों से बॉर्डर्स पर जो है वो किसान आंदोलन हो रहा है, कहीं करनाल के सेक्टर 12 में भी इसी तरह का आंदोलन ना हो जाए, क्योंकि तमाम जरूरी ऑफिस भी हैं और उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो किसान नेता है उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है SDM रहे आयुष सिन्हा के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना, उन्हें सस्पेंड करना और तमाम जो घायल किसान और मृतक किसान हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की बात, इस मांग को लेकर जब तक खट्टर सरकार आगे नहीं बढ़ती तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक गौरव, आप नजर रखिए, लौटेंगे अपडेट के लिए वापस। वहीं आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। PM की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के लिए काफी अहम है ये बैठक। देखिए, कई योजनाओं को मंजूरी इस बैठक के दरमियान मिल सकती है। ड्रोन निर्माण के लिए PLI पर भी चर्चा संभव है इस बैठक में। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। अब मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करने वाले हैं। टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर पर मंथन होगा इस मीटिंग में। तो देखिए, क्या रीफिल पैकेज एक बार फिर से रिलीज किया जा सकता है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर आज बैठक रखी गई है। मोदी कैबिनेट की ये अहम बैठक, PM की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग, कई मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के लिहाज से ये काफी अहम है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान संकट पर दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है। देखिए, रूस के NSA के साथ अजीत डोवल की बैठक होगी। 2 दिन के भारत दौरे पर हैं रूस के NSA। और देखिए, ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है,
गठन भी हो चुका है, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन उप प्रधानमंत्री होता है, ये सब कुछ तय हो चुका है, जिसके बाद अफगानिस्तान संकट पर दिल्ली में आज ये अहम बैठक रखी गई है। और इस बैठक पर नजर टिकी हुई है, क्या निकलकर बैठक से सामने आएगा। देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरह का संकट बना हुआ है, प्राथमिकता सरकार की यही है, पहले अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जाए। वेट एंड वॉच की पॉलिसी को लेकर हम अग्रसर हैं। अभी वहां की मौजूदा हालात पर नजर दुनिया के हर देश की बनी हुई है और आपस में हर देश वहां के संकट पर, वहां के हालात पर चर्चा भी कर रहा है। और इसी कड़ी में भारत दौरे पर है रूस के एनएसए, भारत के एनएसए अजीत डोवल से आज उनकी बैठक होनी है। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी निषाद पार्टी, ये बड़ी खबर सामने आई। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का बयान भी आ चुका है। देखिए, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। ये कहा गया है, आलाकमान से बातचीत भी की है, ये भी निषाद ने कहा है। मैंने उन्हें डाटा दिया कि हम 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल्यता, हम उसमें हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं, वहाँ हमारी कमेटियां हैं, हम सब ब्लॉक 826 ब्लॉकों में हमारे वर्कर्स हैं, तो सब बताए। लेकिन हमने बताया कि बहुत ज़्यादा सीटें, 160 सीटों पर निषाद बाबू ने 70 सीटें, तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं, उस पर एक पर चर्चा हो रही। और पंजाब कांग्रेस प्रभारी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कैप्टन सिद्धू विवाद को प्लस पॉइंट उन्होंने करार दिया। अमरिंदर वर्सेस सिद्धू कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है, रावत कह रहे हैं। बिल्कुल, और नेताओं में खींचतान से पार्टी को फायदा बताया है। और उनके इस अजीबोगरीब बयान पर, प्यारे वाले बयान पर भी बवाल मचा था और इस बयान पर भी बवाल मचा है। बिल्कुल, पंज प्यारे से जुड़ा जो बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया था नवजोत सिंह सिद्धू के, जी पहले सुन लेते हैं हरीश रावत ने क्या कहा। कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके साथ, यदि होगा भी जब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। तो हरीश रावत के इस बयान को आपने सुना, किस तरीके से कांग्रेस में कलह चल रही है। अमरिंदर वर्सेस सिद्धू लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर हरीश रावत ये कहते हैं कि अगर इस तरीके का बवाल और खींचतान की स्थिति पार्टी में बनती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। तो एक अजीब ही फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं हरीश रावत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है।